नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। हम लोग मॉड्यूल 7 पढ़ रहे हैं विपणन प्रबंध। तो विपणन प्रबंध के अंतर्गत हम लोगों ने जो पाठ 19 था वो पढ़ लिया था पिछले कुछ वीडियोस में, जिसका कि शीर्षक था विपणन परिचय। तो उस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से जो विपणन की क्रिया होती है, जो विपणन की क्रिया है वो किस प्रकार से उपभोक्ताओं की इच्छाओं को पहचान के बहुत सारी जो वस्तुएं हैं सेवाएं हैं उनकी पूर्ति करके उनकी जो इच्छाएं हैं या जो आवश्यकताएं हैं उनको प्रभावपूर्ण ढंग से संतुष्टि प्रदान करता है कौन? विपणन। तो विपणन एक बहुत आवश्यक क्रिया है जिसके की माध्यम से जो उत्पादक होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना जो माल है उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। इंग्लिश में विपणन को मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है ना। तो आज जो ये हम पाठ पढ़ेंगे जो पाठ 20 है उसका शीर्षक है विपणन मिश्र। ठीक है ना। विपणन मिश्र क्या होता है ये भी आप जानेंगे। तो हमने जो पिछला पाठ था उसमें जाना कि विपणन क्या होता है। ठीक है ना। मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग जो व्यापारी घराने होते हैं वो अपने उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं को उनको अवगत कराना होता है, उनको बताना होता है कि हमारा उत्पाद ये काम करता है और उनको ऐसे स्थानों पर पहुंचाना होता है, ऐसी लोकेशंस पर पहुंचाना होता है जहां से जो उपभोक्ता हैं उनको वो आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है ना। उनको कोई परेशानी ना हो। इसके पश्चात हमने इस कार्य में जो ये कार्य होता है विपणन का इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। इसमें उत्पाद की योजना, उत्पाद किस प्रकार से बनाया जाए, उत्पाद कैसा बनाया जाए जिससे कि जो वो उपभोक्ताओं की जो आवश्यकता है उनकी संतुष्टि ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। फिर उत्पाद बनाने के पश्चात उसका मूल्य निर्धारण कैसे किया जाए, उसको किस मूल्य पर बाजार में बेचा जाए। प्रवर्तन कैसे किया जाए। प्रवर्तन का मतलब होता है प्रमोशन। प्रमोशन आप समझते होंगे। प्रमोशन का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को उपभोक्ताओं यानी कि कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं, जो कंज्यूमर हैं उन तक आप उनको कैसे उनको बताएं, वो सब प्रवर्तन के अंदर आती है क्रियाएं। फिर बिक्री के लिए मध्यस्थ लोग, बिक्री के लिए मध्यस्थ लोग जो होते हैं वो वितरण में काम आते हैं, जिनमें थोक विक्रेता, खुदरा व्यापारी, कमीशन एजेंट ये सब सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना। साथ साथ गोदाम सम्मिलित होते हैं, परिवहन सम्मिलित होता है। ठीक है ना। तो सारी चीजें, ये सारी जो बातें हैं वो मार्केटिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। अब आज जो हम बात करेंगे वो विपणन मिश्र की बात करेंगे जिसको कि आप इंग्लिश में कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो मिश्रण या मिश्रण का मतलब होता है कई चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन, कई चीज़ों को मिलाकर कोई चीज़ बनाना। तो मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, मार्केटिंग में क्या क्या प्रमुख बातें सम्मिलित हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो मेन इंग्रेडिएंट होती हैं मार्केटिंग की, कौन से तत्व होते हैं। ठीक है ना। तो जो विपणन यानी कि मार्केटिंग की क्रिया है उसके क्रियाकलापों की योजना बनाते समय विपणन प्रबंधक यानी कि जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, जो आप भी बन सकते हैं आगे चल के, वो 4 जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उन पर ध्यान देता है। ठीक है ना। तो उसके संबंध जो इन 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध के जो निर्णय लिए जाते हैं उन पर उसका ध्यान केंद्रित रहता है। वो कौन कौन से 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। सबसे पहला है उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है ना। दूसरा है मूल्य या प्राइस। तीसरा है स्थान वितरण यानी कि वितरण का जो स्थान है वो यानी कि प्लेस, इसको इंग्लिश में प्लेस बोलेंगे। और लास्ट है प्रवर्तन यानी कि प्रमोशन। तो ये जो चारों हैं ये चारों मिलकर इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं 4 P's। आप कभी आगे पढ़ेंगे, आगे जब जाएंगे बड़ी क्लासों में जाएंगे, एमबीए में जाएंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको कई बार 4 P's से अवगत होना पड़ेगा। ठीक है ना। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 4 P's क्या होते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मार्केटिंग के
4 पीस के बारे में बताइए। ठीक है ना, तो 4 पी कौन कौन से होते हैं मार्केटिंग के? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रवर्तन। ठीक है ना, तो ये जो 4 पी हैं, इनके ही इर्द गिर्द इनके ही डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है उसको करने में काम आती है। ठीक है ना, तो मतलब कहने का ये है कि प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, ठीक है ना, प्राइस भी चेंज हो सकता है, जैसे जैसे प्रोडक्ट चेंज होगा उस हिसाब से उसका प्राइस चेंज होगा, और उसको कहाँ बेचना है, किन जगहों में बेचना है, वो भी चीज़ चेंज होगी, और साथ में प्रमोशन के तरीके भी बदलते हैं। तो इन चारों का अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन हम उपयोग में लाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार का मार्केटिंग मिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो 4 क्षेत्र हैं, ये 4 क्षेत्र 4P जिनको मैंने आपको बताया, वो मार्केटिंग के तत्व कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, तथा मिलकर उनको विपणन मिश्र कहा जाता है। इनको ही मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक क्षेत्र के संबंध में लिया गया निर्णय दूसरे क्षेत्र के निर्णयों को प्रभावित करता है। ठीक है ना, तो अगर आप उत्पाद के संबंध में कोई निर्णय लेते हैं तो उससे उसका जो मूल्य है वो भी परिवर्तित होगा, उसका उसके संबंध का निर्णय भी चेंज आएगा। साथ में आपको किस जगह पे बेचना है, कौन सा प्लेस है, वो भी परिवर्तन होगा, और किस प्रकार से आपको उसको प्रमोट करना है, एडवर्टाइज करना है, प्रिंट मीडिया में देना है कि वीडियोस दिखाने हैं, ठीक है ना, वीडियो ऐड दिखाने हैं, तो वो सब चीज़ें चेंज होती हैं। जब हम किसी एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ निर्णय बदलते हैं तो दूसरे क्षेत्र के निर्णय को भी वो प्रभावित करता है। ठीक है ना, तो आज का जो समय है, हमने पहले बात की थी, एक तो हमने बात की थी कि ट्रेडिशनली हम मार्केटिंग को कैसे लेते थे, फिर हमने देखा था कि जो नया व्यू है मार्केटिंग के ऊपर वो क्या है। तो नए व्यू के हिसाब से आजकल के जो समय है उसमें उपभोक्ता को बाजार का राजा माना जाता है, बाजार का राजा माना जाता है, और जो सारी चीज़ें होती हैं, सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो उपभोक्ता को ही दिमाग में रखकर व्यापारी बनाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो सारी कंपनियां हैं वो अपने ग्राहकों की आवश्यकता और संतुष्टि पर ध्यान देती हैं। आजकल कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए अलग अलग सेवाएं प्रदान करती हैं। कई कंपनियां प्रत्येक ग्राहक के जो पिछले लेन देन हैं, उसको क्या चीज़ें पसंद हैं, उसकी जनसांख्यिकी की क्या है, ठीक है ना, उसके ऐसे आंकड़े भी निकालते हैं, गाड़ी है नहीं है, कितना पढ़ा लिखा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। साथ साथ मनोवैज्ञानिक ग्राफिक्स, मीडिया और वितरण के संदर्भ में जानकारी इकट्ठा करती हैं। तो कंपनियां पूरी तरीके से शोध में लगी रहती हैं कि उनके उपभोक्ताओं का क्या स्वभाव है, उपभोक्ताओं को क्या पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो सारा का सारा जो मार्केटिंग है, जो कंपनी का ध्यान है, वो उपभोक्ता पर रहता है, इसलिए उपभोक्ता को बाजार का राजा कह सकते हैं। ठीक है ना, तो जो कंपनियां होती हैं वो चाहती हैं कि उनको उच्च ग्राहक वफादारी मिले। उच्च ग्राहक वफादारी का मतलब है कि जो ग्राहक आ रहा है वो केवल आपकी दुकान पर ही आए, आपका ही सामान ले। ठीक है ना, मतलब आपके प्रति जो ग्राहक है वो वफादार रहे। तो वो उच्च ग्राहक वफादारी के निर्माण और ग्राहक जीवन मूल्य पर आधारित पर ध्यान केंद्रित करके प्रत्येक ग्राहक के खर्च का एक बड़ा हिस्सा कब्जा करके मुनाफे में वृद्धि की उम्मीद करती हैं। तो जो एक उपभोक्ता है उसके पास खर्च करने लायक जो पैसा है उसका बड़े से बड़ा हिस्सा हर कंपनी हड़पना चाहती है। हड़पना एक गलत वर्ड हो सकता है, मतलब कब्जाना चाहती है। ठीक है ना, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े हिस्से पर वो कब्जा कर सके। ठीक है ना, ताकि उनके मुनाफे में वृद्धि हो, उनका रेवेन्यू बढ़े, ठीक है ना, उनकी आय बढ़े, और साथ साथ आय बढ़ने से उनका मुनाफा भी बढ़े। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हर कंपनी ये प्रयास करती है, और इसलिए उपभोक्ता एक बाजार के एक राजा की तरह हम देख सकते हैं। ठीक है ना, अब बात आती है विपणन मिश्र की अवधारणा, मतलब विपणन मिश्र का कंसेप्ट क्या है और उसके घटक कौन कौन से हैं। ठीक है ना, जो हमने बताए थे आपको। तो विपणन के अंतर्गत बहुत सी क्रियाएं आती हैं। सबसे पहले संगठन को ये निश्चित करना होगा कि वो किस उपभोक्ता समूह को अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहता है। ठीक है ना, सबसे पहला जो निर्णय होता है आपके पास कि आपको कौन से कंज्यूमर ग्रुप को आपको टारगेट करना है, किस उपभोक्ता समूह को आपको अपनी सेवाएं प्रदान करनी है। ठीक है ना, उपभोक्ता समूह का मतलब हुआ कि उनकी डेमोग्राफी, मतलब वो किस प्रकार की जनसंख्यिकी, हो सकता है जवान लोगों के लिए आप प्रोडक्ट लाए हैं, हो सकता है बूढ़े लोगों के लिए प्रोडक्ट लाए हैं, हो सकता है बच्चों के लिए प्रोडक्ट लाए हैं। ठीक है ना, तो ये जो जवान, बूढ़ा और बच्चा, ये 3 अलग अलग उपभोक्ता समूह हो गए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आपने बनाया है। ऐसे ही हो सकता है आप इस हिसाब से नहीं करके
आप महिला और पुरुष के बीच का जो उपभोक्ता समूह है उनको अलग अलग देख रहे हो, आप महिलाओं के लिए प्रोडक्ट ला रहे हो सकता है पुरुषों के लिए ला रहे हो, या हो सकता है कि आप उनमें से कोई एक विशेष वर्ग हो जो कि खेल के प्रति आकर्षित है, ठीक है ना, किसी खेल को खेलता है उसके लिए आपके प्रोडक्ट हो। तो ऐसे किस उपभोक्ता समूह को आपको अपनी सेवाएं प्रदान करनी है, ये आपको निर्णय लेना होता है। जब आपने निर्णय ले लिया कि ये निश्चित हो जाने पर जब आपने ये ले लिया तो फिर उत्पाद मूल्य वितरण और प्रवर्तन के प्रयासों के साथ उत्पाद को बाजार में लाया जाता है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से उपभोक्ता समूह को अपनी सेवाएं प्रदान करनी है, उसके पश्चात आप अपने उत्पाद के ऊपर ध्यान देते हैं। फिर उत्पाद बना लेने के बाद आप उसका मूल्य निर्धारित करते हैं कि आपको उसको किस मूल्य पर बाजार में लेकर आना है। फिर आप देखते हैं कि कौन से आपके पास माध्यम है जिनके माध्यम से आप उसको बाजार में लेके जाएंगे। आप थोक विक्रेताओं का सहारा लेंगे कि सीधे जो खुदरा विक्रेता हैं उनको माल देंगे, या हो सकता है कि इन दोनों को आप स्किप करके सीधे ऑनलाइन माध्यम से ही सीधे कंज्यूमर के घर तक आप अपने सामान को पहुंचा दें, ठीक है ना। तो वितरण का कोई सा भी माध्यम आप उपयोग में ला सकते हैं। और फिर आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार का प्रमोशन आपके इस उत्पाद को चाहिए होगा बाजार में अपनी पकड़ बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इन सब प्रयासों के साथ उत्पाद को बाजार में लाया जाता है, ठीक है ना। तो विपणन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन सब क्रियाओं का एक उचित मात्रा में संयोजित करना पड़ता है। इनको आपको एक उचित मात्रा में इकट्ठा करना पड़ता है। उत्पाद मूल्य वितरण और प्रवर्तन संबंधी निर्णयों के इस मिश्रण को ही विपणन मिश्र कहा जाता है। तो जो मैंने कहा था ना आपसे, जो आप डिसीजन लेते हो 4 P's के संबंध में, वही आपके क्या है, जो 4 P's हैं वही मार्केटिंग मिक्स कहलाते हैं, ठीक है ना। कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो विपणन मिश्र है वो वही 4 P's है। तो विपणन मिश्र उन नियंत्रणीय परिवर्तनशील अवयवों का समूह है, ठीक है ना। नियंत्रणीय क्यों है? क्योंकि आप उस पर नियंत्रण कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन वो कैसे हैं? चेंजिंग भी हैं, वो चेंज हो रहे हैं, परिवर्तनशील हैं, ठीक है। तो ऐसे अवयवों का एक समूह है जिसका उपयोग फर्म क्रेता की प्रतिक्रिया को प्रभावित करने के लिए करती है, ठीक है। अब है विपणन मिश्र की अवधारणा और घटक के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको मैंने बताया था पहले कि 4 P's कौन कौन से हैं। सबसे पहला है उत्पाद, फिर है मूल्य यानी कि प्राइस, फिर है स्थान जिसको वितरण भी कह सकते हैं आप यानी कि प्लेस, और लास्ट है प्रमोशन, ठीक है ना। तो ये 4 P's होते हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग है ये, ठीक है ना। इन्हीं के आधार पर पूरी मार्केटिंग आप करते हैं, ठीक है। जब आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर 7 P's देखने को मिलेंगे ना, ठीक है। तो जो 7 P's का कंसेप्ट है वो अभी इस क्लास में आपके लिए नहीं है, आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे 7 P's क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे दूँ कि जो 4 P's हैं वो बेसिकली तब की बात है जबकि केवल वस्तुओं के बारे में बात होती थी, ठीक है ना। जब से फिर वस्तुओं को के साथ साथ जब सेवाओं की बात भी हम करने लगे तो फिर उस समय हमने 7 P's निकाले, जो उसमें 3 P's बाकी के जुड़ते हैं वो सेवाओं से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमको बात जो फोकस है अपना हटाना नहीं है, 4 P's की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला P होता है उत्पाद, इसके बारे में बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट के बारे में। तो उत्पाद क्या होता है? उत्पाद से तात्पर्य किसी संगठन द्वारा प्रदत्त वस्तु हो सकती है या फिर सेवा भी हो सकती है। तो किसी संगठन द्वारा दी जाने वाली वस्तु या फिर सेवा से ही उत्पाद का मतलब होता है। उत्पाद एक वस्तु भी हो सकती है या फिर सेवा भी हो सकती है। एक जोड़ी जूता, दही बड़े की एक प्लेट, लिपस्टिक, ये सब क्या है? ये उत्पादों के एक उदाहरण है, ठीक है। इन सब का क्रय इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक या उससे अधिक ज़रूरतों को पूरा करती हैं। जैसे जूता आपकी किस ज़रूरत को पूरा करता है? आपकी चलने फिरने की ज़रूरत को पूरा करता है, ठीक है ना। चलने की ज़रूरत को पूरा करता है, कम्यूट करने की ज़रूरत जो होती है उसको पूरा करता है, ठीक है ना। दही बड़े की एक प्लेट किस आवश्यकता को पूरी करती है? आपके खाने की, आपकी भूख की जो आवश्यकता है उसको पूरा करती है, संतुष्ट करती है। और लिपस्टिक क्या होती है? वो आपके सौंदर्य के लिए, आपको मतलब एक तरह से आपको अच्छा दिखना है तो उस चीज़ के लिए आपकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करती है, ठीक है ना। तो इन सबको आप क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आप इसके माध्यम से एक या उससे अधिक ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। तो हम किसी उत्पाद के लिए नहीं बल्कि उससे मिलने वाली उपयोगिता के लिए भुगतान करते हैं। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। आप अगर इसको एग्जाम में लिख के आएंगे तो वो समझ जाएगा कि आप समझ चुके हैं कि उत्पाद क्या होता है। उत्पाद जो होता है उसको हम
उसके आकार के लिए, उसके जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसकी जो भौतिक दिखावट है, उसके लिए नहीं, उसके लिए भुगतान करते हैं हम उसकी उपयोगिता के लिए भुगतान करते हैं। ठीक है ना, हमें कितना उपयोगी है, हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि करेगा वो, उस चीज के लिए हम भुगतान करते हैं, पैसे को का पेमेंट करते हैं। तो साधारण शब्दों में उत्पाद की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है कि यह उपयोगिता का वह गट्ठर है जिसको विपणी जो विपणी होता है मूल्य के बदले ग्राहक को प्रस्तुत करता है। विपणी का कौन होता है? जो विपणन कर रहा है। ठीक है ना, मार्केटियर जो है उसको विपणी बोलते हैं। इंग्लिश में मार्केटियर कहते हैं, हिंदी में विपणी कहते हैं। जो विपणन कर रहा है वो विपणी हुआ। तो विपणी मूल्य के बदले ग्राहक को जो उपयोगिता का गट्ठर प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है ना, वो क्या है? उत्पाद है, जिसके की माध्यम से ग्राहक को उपयोगिता मिलेगी। ठीक है ना, उसको किसी न किसी काम में वो आएगा, वो उसके लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट क्या होता है। अब बात करते हैं मूल्य की। मूल्य क्या है? उत्पाद या सेवा के बदले चुकाई जाने वाली धनराशि को ही मूल्य कहते हैं। विपणन मिश्र का ये दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पी है। ठीक है ना, पहला पी तो हो गया प्रोडक्ट, दूसरा पी होता है प्राइस। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? जब कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके बदले में जो पैसा आप चुका रहे हैं, ठीक है ना, जो 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 आप पैसा चुका रहे हैं, रुपया चुका रहे हैं, वो क्या है? वो प्राइस है, यानी कि मूल्य है उसका। तो उत्पाद का मूल्य निर्धारित करना एक जटिल काम है, बहुत मुश्किल काम है। आप बहुत आसान नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस निर्धारित करें। आपको किस रेट पे उसको बेचना चाहिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कई सारे कारक होते हैं जो कि इस चीज़ को प्रभावित करते हैं। तो उत्पाद का मूल्य निर्धारित करना एक बहुत मुश्किल काम है, एक जटिल काम है। उत्पाद की मांग, लागत, कितनी लागत, कितनी कॉस्ट, लागत कहते हैं कॉस्ट में, कितनी कॉस्ट में आपका प्रोडक्ट बन रहा है, उस पर भी उत्पाद का मूल्य डिपेंड करेगा। उत्पाद की मांग क्या है? अगर उत्पाद की मांग ज़्यादा है तो आप उसका मूल्य ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है ना, अगर उसकी उत्पाद की मूल्य जो मांग है वो कम है तो फिर आप उसको ज़्यादा मूल्य पर नहीं बेच पाएंगे। साथ साथ ग्राहक की क्रय क्षमता, ग्राहक की खरीदने की कितनी ताकत है, प्रतियोगियों द्वारा लिया जाने वाला मूल्य, प्रतियोगी कितना पैसा चार्ज करते हैं उससे, मतलब प्रतियोगी का मतलब है कॉम्पिटिटर। आप एक साबुन की टिक्की आप भी बना रहे हैं, एक साबुन की टिक्की आपका कॉम्पिटिटर, आपका ब्रांड मान लीजिए बी है, एक साबुन की टिक्की सी ब्रांड वाला ही बना रहा है। ठीक है ना, तो आपका जो प्राइस है साबुन की टिक्की का, वो आप इस सी वाले का देखेंगे, उसके हिसाब से भी अपना जो प्राइस है उसको रखेंगे। मतलब आप सी से बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, ठीक है ना, और सी से बहुत कम भी चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपको ऐसा मूल्य रखना पड़ेगा जो कि लगभग सी के बराबर हो। ठीक है ना, वो फिर इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है ना, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उस पर भी डिपेंड करेगा। और साथ साथ सरकारी प्रतिबंधों पर भी डिपेंड करेगा। अगर सरकार ने कुछ चीज़ों की मूल्य फिक्स कर दिया है कि इससे ज़्यादा मूल्य आप चार्ज नहीं कर सकते, जैसे अभी पिछले दिनों कोरोना टेस्ट एक होता है, ठीक है ना, कोरोना के जो टेस्ट हो रहे थे उसके लिए सरकार ने चार्ज तय कर दिया कि आप 1000 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अब आपका कंप्यूटर भले ही कितने रुपए में उसको रखेगा, वो भी 1000 रुपये से कम में रखेगा। तो अब आपको मूल्य कितना रखना पड़ेगा? 1000 से कम रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकारी प्रतिबंध है, आप सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है ना, वो आपका जो प्रतिष्ठान है उसको सील कर सकती है, बंद कर सकती है अगर आप उससे ज़्यादा मूल्य चार्ज करते हैं। ठीक है ना, आपको सजा भी दे सकती है। इसके बाद इसका जो प्रभाव होता है मूल्य का, वो उत्पाद की मांग और फर्म की लाभार्जन क्षमता पर भी पड़ता है। अगर आपने मूल्य बहुत कम रख दिया तो आपको बहुत कम प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपकी लागत तो उतनी रहेगी ना, आपको लागत को भी ध्यान में रखना है। तो उत्पाद और साथ साथ उत्पाद की मांग को भी ध्यान में रखना है। मांग अगर ज़्यादा है तो आप अपना मूल्य ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है ना, इसके पश्चात आता है स्थान, जो कि तीसरा पी है, ये थर्ड पी है। ठीक है ना, थर्ड पी है। इसका मतलब क्या है? वस्तुओं का उत्पादन उपभोक्ता को विक्रय करने के लिए होता है, इसलिए उन्हें ऐसे स्थानों पर उपलब्ध कराना आवश्यक है जहां से ग्राहक उन्हें सुविधापूर्वक खरीद सके। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको उसको ऐसी जगह पर पहुंचाना होगा, अपने जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, जहां पर कि ग्राहक उसको सुविधापूर्ण तरीके से खरीद सके, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे लुधियाना में आपको पता होगा बहुत बड़ी मात्रा में ऊनी कपड़ों का उत्पादन होता है, लेकिन आप उन्हें अपने शहर के स्टोर से भी खरीद सकते हैं। तो जो ऊनी कपड़े हैं बन तो लुधियाना में रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ देहरादून में भी मैं अगर चाहूँ तो उन ऊनी कपड़ों को खरीद सकता हूँ। तो मेरे पास तक कैसे पहुँचे? मार्केटिंग के थ्रू पहुँचे।
ठीक है ना। जो मार्केटिंग के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो आता है, वितरण वाला जो एक एक कार्य है, उसके माध्यम से मेरे पास तक ये पहुंचे, ठीक है ना। तो स्थान भी बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग के केस में। ये आवश्यक है कि उत्पाद आपके शहर की दुकानों पर उपलब्ध हो। यह कार्य वितरण के एक ऐसे तंत्र द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं। एक चैनल द्वारा ये जो कार्य है वो संपन्न होता है, जिसमें कई व्यक्ति, संस्थाएं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो थोक व्यापारी हैं वो होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं। तो इनकी एक श्रृंखला, एक चेन की कड़ियों की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। तो एक चेन की तरह काम करते हैं। कई सारे लोग होते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो बीच में इन्वॉल्व होते हैं। इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी कि वितरण श्रृंखला के नाम से भी जान सकते हैं, जाना जाता है। इनको वितरण श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट जो पी है, जिसकी बात हमने पहले की थी, फोर्थ पी है, वो है प्रवर्तन यानी कि प्रमोशन, जिसको इंग्लिश में आप बोलोगे क्या, प्रमोशन बोलोगे, ठीक है ना। प्रमोशन की बात करें तो यदि उत्पाद को उपभोक्ता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया जाए तथा उचित मूल्य के साथ साथ वह बिक्री के लिए सुविधाजनक बिक्री केंद्रों पर भी उपलब्ध हो, लेकिन उसके मूल्य, गुणों, उपलब्धता आदि के विषय में कोई सूचना ग्राहकों तक नहीं पहुंचाई जाए, तो ये संभावना काफ़ी अधिक है कि विपणन के लक्ष्यों को प्राप्त ना किया जा सके। मतलब समझे आप? कहने का ये मतलब है कि आपने प्रोडक्ट तो बहुत परफेक्ट बना दिया, सब चीज़ें ध्यान रखी हैं, वो जो ग्राहक है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, ठीक है ना। और साथ साथ उसको आपने जो बिक्री केंद्र हैं जो ग्राहकों के बिल्कुल पास में है वहाँ तक भी पहुँचा दिया है। लेकिन अगर ग्राहकों तक ये सूचना ही नहीं पहुँच पाए, आप बता ही ना पाओ ग्राहकों को कि आपने प्रोडक्ट निकाला है, ये प्रोडक्ट आपका अवेलेबल है, तो फिर क्या होगा? तो आपका माल बिकेगा ही नहीं, ठीक है ना। माल नहीं बिकेगा तो जो विपणन के लक्ष्य हैं कि आप अधिक से अधिक लाभ कमा पाओ, अधिक से अधिक माल बेच पाओ, वो पूरा ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। उस लक्ष्य को आप प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। तो ये संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी कि आप उस लक्ष्य को ही प्राप्त न कर पाओ। तो इसलिए जो प्रमोशन है, प्रमोशन वो प्रक्रिया है, प्रवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें भावी ग्राहक को, जो भी ग्राहक बन सकता है, उसको उत्पाद की खरीद के लिए सूचित करते हैं। आप क्या करते हैं? सूचित करते हैं, प्रभावित करते हैं और प्रेरित करते हैं। सबसे पहले तो आप उसको सूचना देते हैं, फिर उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। वो उसको सोचने पे विचार करना, उस पर आपने जब उसको सूचना दे दी तो उसके अंदर एक विचार आना चाहिए कि हाँ भाई इस चीज़ मेरे लिए अच्छी है, और फिर लास्ट में वो उसके खरीदने के लिए प्रेरित होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सूचित भी करते हैं, प्रभावित भी करते हैं और प्रेरित भी करते हैं, जिससे कि वह उस जो आपका उत्पाद है उसको क्रय कर ले, ठीक है ना। प्रवर्तन के लिए व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग का उपयोग लिया जा सकता है। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजिंग उपयोग में लाई जाती है। प्रचार यानी कि प्रमोशन, और विक्रय प्रवर्तन, ठीक है ना, सेल्स प्रमोशन जैसी माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में हमने पहले जो हाई स्कूल वाले जो वीडियोस थे उसमें पढ़ा भी था, ठीक है ना, थोड़ा बहुत। इसके बाद मुख्यतः जो प्रमोशन होता है वो संभावित उपभोक्ताओं में क्रय किए जाने वाले उत्पाद के विषय में सूचना, उपलब्धता, विशेषताओं और उसकी उपयोगिता से संबंधित दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होता है। एक तरह से उनका एक नज़रिया बनाता है ये ग्राहकों का कि हाँ भाई ये माल, इनका ये सामान बहुत अच्छा है और मुझको उसको खरीदना चाहिए, ठीक है ना। उनके अंदर एक मोटिवेशन जगा देता है। तो संभावित क्रेता में उत्पाद के प्रति रुचि जागृत करता है, ठीक है ना, उसके अंदर इच्छा पैदा करता है और उसको ये प्रेरणा देता है कि वो एक प्रस्तुत उत्पाद की तुलना प्रतियोगी उत्पाद से करने के बाद ही चयन करे। अगर उसको कोई सामान खरीदना है तो एटलीस्ट एक बार जिस सामान को वो सिलेक्शन कर रहा है उसका आपके प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करके देखे। वो देखे कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है कि दूसरे जो आपका कंप्यूटर है उसका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब काम, ये जो प्रेरणा वाला काम है, कौन कराएगा? प्रमोशन कराएगा, ठीक है। इसके बाद आती है उत्पाद की अवधारणा और इसका वर्गीकरण, ठीक है ना। जो पहला पी था यानी कि प्रोडक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है और उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किस किस प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। तो संगठन द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पाद कहलाती हैं। उनमें वस्तुएं भी हो सकती हैं और सेवाएं भी हो सकती हैं। दोनों को ही हम क्या कहते हैं? हम दोनों को ही उत्पाद कहते हैं। यहाँ विपणी के लिए, विपणी मतलब मार्केटियर के लिए जानना आवश्यक है कि ग्राहक केवल उत्पाद के भौतिक लक्षणों से प्रभावित होकर ही उसे नहीं खरीदता, बल्कि वो उत्पाद विशेष अपने साथ ऐसी अमूर्त एवं मूर्त विशेषताएं लिए होता है जो क्रेता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी
जो जो मैंने पहले भी बात की थी कि प्रोडक्ट को वो केवल उसके भौतिक लक्षणों से प्रभावित होकर नहीं खरीदता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को, उसकी लंबाई मोटाई चौड़ाई को देखकर ही को देखकर ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि वो जो उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है ना, तो जो उत्पाद के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, वो मूर्त भी हो सकती हैं और अमूर्त भी हो सकती हैं। अमूर्त का मतलब होता है जिसको कि आप छू कर नहीं दे सकते, ठीक है ना, जिसको कि आपने जो 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 वो फिजिकल रूप में नहीं है, ठीक है, तो ऐसी विशेषताएं, ठीक है। और मूर्त जो कि आप महसूस कर सकते हो, छू के देख सकते हो, तो इस प्रकार की विशेषताएं लिए होता है, जो क्रेता की क्या करती हैं, आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, ठीक है ना, जो क्रेता की जरूरतें हैं उनकी पूर्ति करती है। तो उत्पाद शब्द से तात्पर्य ऐसी किसी भी चीज से है जिसे बाजार में आकर्षण, स्वामित्व अथवा उपयोग के लिए प्रस्तुत किया जा सकता हो। तो ऐसा कोई भी सामान हो, कोई भी चीज ऐसी हो जो कि बाजार में जिसको आकर्षण के लिए, स्वामित्व के लिए या फिर उपयोग के लिए आप प्रस्तुत कर सकें, उसको उत्पाद कहते हैं। अतः उत्पाद को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, बाजार में प्रस्तुत, बाजार में लाई गई, ठीक है ना, वह कुछ भी वस्तु या चीज जो आवश्यकता को संतुष्टि प्रदान करता हो। ये बहुत जरूरी लाइन है, वो क्या करता हो, आवश्यकता को संतुष्टि प्रदान करता हो, तो वो एक प्रोडक्ट होगा। वो सेवा भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, ठीक है ना, या फिर वो एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वो एक वस्तु भी हो सकती है या फिर सेवा भी हो सकती है। सामान्यतः इसमें भौतिक उत्पाद या सेवा ही शामिल होती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम जो मार्केटिंग के बड़े गुरु हैं विलियम जे स्टैंटन, उनके शब्दों में कहें तो उत्पाद से तात्पर्य एक क्रेता द्वारा अपनी आवश्यकताओं एवं सेवा की संतुष्टि हेतु, किसके लिए, अपनी आवश्यकताओं और सेवाओं की संतुष्टि हेतु स्वीकृत उन मूर्त और अमूर्त विशेषताओं के समूह से है, जिनमें पैकेजिंग, रंग, मूल्य, निर्माता और फुटकर व्यापारी की साख एवं सेवा सम्मिलित है। सारी चीजें सम्मिलित होती हैं किसमें, उत्पाद में, ठीक है। और अगर दूसरे विशेषज्ञ जेरोम मैकार्थी के शब्दों में अगर हम जानना चाहें तो अपने सौंदर्य बोधी लक्षणों एवं संबंधित कार्यों के कारण एक उत्पाद अपने भौतिक रूप से कुछ अधिक होता है, ठीक है ना, वो केवल अपने भौतिक रूप पर ही आधारित नहीं होता है, वो उससे आगे होता है, उससे कुछ अधिक होता है। इसमें सहायक वस्तुएं, उसके स्थानापन्न मतलब उसके जो सब्स्टिट्यूट हैं वो, उसके जो प्रयोग के निर्देश हैं, उसके अंदर क्या क्या आपने डाल रखा है, किस प्रकार से उसको यूज करें, ब्रांड का नाम, ठीक है ना, ये जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है ना। ब्रांड क्या है, एक तरह से आपको मनोवैज्ञानिक जो आपकी आवश्यकता है कि आपका सामान अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो आप केवल ब्रांड का नाम देखकर ही समझ जाते हैं कि ये एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा ना, ये मेरे को मेरी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाएगा। तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की एक तरह से पूर्ति क्या करता है, ब्रांड का नियम करता है। क्रय के पश्चात सेवा सुविधाओं की उपलब्धता, आप ये भी देखते हैं कि आप अगर सामान खरीद लें तो उसके पश्चात आपको सेवाएं मिलेंगी नहीं मिलेंगी। अगर सामान कल के दिन में खराब हो जाता है तो उसकी सर्विस के लिए आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है ना, वो उसकी भी उपलब्धता होनी चाहिए। तो ये सारे जो आश्वासन हैं ये सारे सम्मिलित होते हैं किसमें, उत्पाद में, ठीक है ना। तो उत्पाद बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्पाद के वर्गीकरण की, ठीक है ना। तो उत्पाद का वर्गीकरण जो है वो आपकी किताब में बताया गया है, उसको आप 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हो, 3 आधार पर उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। कौन कौन से आधार हैं वो है उपयोगिता के आधार पर, ठीक है ना। सबसे पहला जो वर्गीकरण होता है वो होता है उपभोक्ता की उपयोगिता के आधार पर, ठीक है ना। ये जो पहला कंसेप्ट है, जो उत्पाद है उसको आपने 3 तरीके से वर्गीकृत किया है, उपभोक्ता की जो उपयोगिता है उसके आधार पर, फिर अगला है टिकाऊपन, ठीक है ना, अगला है टिकाऊपन के आधार पर, और लास्ट है मूर्त रूपता के आधार पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उपयोगिता के आधार पर, तो उपयोगिता के आधार पर आप फिर फर्दर उसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो होती हैं उपभोक्ता वस्तुएं और एक होती हैं औद्योगिक वस्तुएं। तो उपभोक्ता वस्तुएं वो होती हैं जिनको कि सीधे उपभोक्ता या परिवार या जो अंतिम उपभोक्ता हैं उनके उपयोग के लिए लाई जाती हैं, ठीक है ना। जैसे आप किराना जो जनरल स्टोर होते हैं वहां से सामान लाते हैं, प्रसाधन लाते हैं, कपड़े लाते हैं, ये सारी चीजें सम्मिलित हैं। तो उपभोक्ता जिन उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने में रुचि रखता है उन्हें आप फिर फर्दर 3 वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आपने उपयोगिता के आधार पर एक वर्ग बनाया, उसके बाद उपभोक्ता वस्तुएं, और उसको भी आपने 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहली है सुविधा वस्तुएं, दूसरी है क्रय योग्य वस्तुएं और तीसरी है विशिष्ट वस्तुएं।
सुविधा वस्तुएं क्या होती हैं? सुविधा वस्तुओं के बारे में आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आप सीधे सामान जो आपको चाहिए वो जाके ले आते हैं, ठीक है ना? तो आपने मक्खन की टिक्की खरीदी होगी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी होगी, किराने की कोई भी वस्तु कब खरीदी थी आपको ये याद नहीं होगा, ठीक है ना? कि आपने, क्योंकि हो सकता है कि आपने कल खरीदी होगी, हो सकता है पिछले हफ्ते खरीदी होगी। इसका कारण ये है कि इस वर्ग से संबंधित रखने वाली जो सुविधा वस्तुएं होती हैं, कन्वीनियंस गुड्स होती हैं, उसको आप ऐसे ही खरीद लाते हैं, ठीक है ना? रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं, इसके लिए आपको खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप सोचते नहीं है इस केस में, सुविधा वस्तुओं के खरीदने में, ठीक है ना? अगली जो बात है, क्रय योग्य वस्तुएं। इस प्रकार की वस्तुएं बहुत जल्दी जल्दी नहीं खरीदी जाती हैं, ठीक है ना? आप बहुत जल्दी जल्दी नहीं खरीदते हैं, जैसे कपड़े, जूते, घर में प्रयोग आने वाले उपकरण, ये सारी चीजें आप बहुत मतलब रोज रोज नहीं खरीदते होंगे, ठीक है ना? हर हफ्ते भी नहीं खरीदते होंगे, हो सकता है महीने में एक बार खरीदते हो, 3 महीने में एक बार खरीदते हो, ठीक है ना? तो जो क्रय योग्य वस्तुएं हैं वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं खरीदी जाती हैं, और जो क्रय योग्य वस्तुएं होती हैं उनकी खरीद पर जो खर्चा होता है वो सुविधा वस्तुओं की जो खरीद है उससे ज्यादा होता है, ठीक है ना? उससे अधिक खर्चा आप करते हैं जब आप क्रय योग्य वस्तुएं खरीदते हैं, क्योंकि उसमें जो घर के उपकरण हैं वो भी सम्मिलित हैं, ठीक है ना? तीसरी जो आती हैं वो आती हैं विशिष्ट वस्तुएं। तो इस प्रकार की वस्तुओं में कुछ विशिष्ट गुण होने के कारण क्रेता इन्हें खरीदने के लिए विशेष प्रयास करता है, ठीक है ना? और इन वस्तुओं के लिए वो मुंह मांगा मूल्य भी चुकाने के लिए तैयार होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक स्पेशल कार खरीदनी है, ठीक है ना? एक स्पेशल कार खरीदनी है आपको, मान लीजिए आपको MG कंपनी की कार खरीदनी है, ठीक है ना? और MG कंपनी का जो शोरूम है वो आपके शहर में नहीं है, तो अगर आपको लेनी MG की कार है तो आप उसके लिए दूसरे शहर भी जाएंगे, वहां से जाके वो सामान लेंगे। आप उसको वहां जाने में, दूसरे शहर जाने में भी संकोच नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो वास्तव में शोरूम तक जाने से पहले आप जो कार है उसके विभिन्न ब्रांडों के बारे में आप एकत्र कर लेंगे जानकारी, और फिर जब आप डिसाइड करेंगे MG की लेनी, तो फिर आप MG के लिए लेने के लिए कहीं तक भी जाएंगे। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उसके उदाहरण हैं, जैसे कैमरे हो गए, टीवी सेट हो गए, नई गाड़ियां हो गई, ठीक है ना? ये सब इसके उदाहरण हैं विशिष्ट वस्तुओं के। अगली जो वस्तुएं हैं जो उपयोगिता के आधार पर आप वर्गीकरण कर रहे थे, दूसरे टाइप की वस्तुएं होती हैं औद्योगिक वस्तुएं। तो वो वस्तुएं जिनका उपयोग उद्योगों में किया जाता है, और वो किस लिए किया जाता है? कच्चे माल या फिर सेवा प्रदान करने के लिए होता है, वो औद्योगिक वस्तुएं कहलाती हैं। ये वस्तुएं केवल गैर व्यक्तिगत और व्यापारिक प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है ना? इनका कोई पर्सनल यूज नहीं करते हैं आप, इनका यूज करते हैं गैर व्यक्तिगत, मतलब व्यक्ति के लिए जो ना हो, ठीक है ना? और व्यापारिक, कैसा उपयोग होता है? व्यापारिक होता है। आप उसका उपयोग करते हैं दूसरी वस्तुओं को बनाने के लिए, जिसको कि आप दूसरी उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने के लिए, ठीक है ना? तो इसमें 4 प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं। कच्चा माल, ठीक है ना? इसमें फर्दर फिर इसको जो औद्योगिक वस्तुएं हैं उनको 4 भागों में फिर बांट दिया है। कच्चा माल, मशीनरी, पुर्जे और प्रचालन आपूर्तियां। अब प्रचालन आपूर्तियां क्या होती हैं? ये मशीनरी आप समझ गए होंगे, जो मशीनें जिनसे कि आप वस्तुएं बनाते हैं। पुर्जे जो कि मशीनों को ठीक करने में हो सकता है काम आती हो, या मशीनें अगर बिगड़ जाएं तो पुर्जों की सहायता से आप उसको ठीक कर सकते हो। कच्चा माल आपको पता ही है, रॉ मटेरियल जिससे कि आप नया माल बनाते हैं, ठीक है ना? और प्रचालन आपूर्तियां क्या होती हैं? प्रचालन आपूर्तियां हुई जो कि कहीं पर भी आपको जैसे लुब्रिकेशन हो गया, ठीक है ना? आप मशीन को लुब्रिकेट भी करते हुए चलते हैं, ठीक है ना? ताकि उसमें टूट फूट कम हो, ठीक है ना? तो वो हो गई प्रचालन आपूर्तियां, ठीक है? तो इस प्रकार से ये सब किस में आती हैं? ये सब आती हैं औद्योगिक वस्तुओं में, ठीक है ना? सब औद्योगिक वस्तुओं में आती हैं। तो हमने आज जो पढ़ा है, हमने उत्पाद के वर्गीकरण के अंदर उपयोगिता के आधार पर हमने देख लिया है कि किस प्रकार से आप उत्पाद का वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है ना? इसके आगे का अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है ना? हम ये सब चीजें जो बाकी हैं वो अगले वीडियो में इसको निपटाएंगे। आप लोग के पास हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि आप हमको 6 बजे से 7 बजे के बीच, शाम को 6 से 7 बजे के बीच आप व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना? आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, हम आपको कॉल पर आपको जो भी सवाल होंगे उसका जवाब देंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप लोगों से फिर वो एक अनुरोध है कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हो, उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।